हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। तो इसमें जो रहने वाला पर्टिकुलर टॉपिक वो है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड इसमें मोनोसेकेराइड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट इसमें डाइसेकेराइड, स्ट्रक्चर ऑफ मैल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। नेक्स्ट इसमें आता है पॉलीसेकेराइड, केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इसमें क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक अपने कवर करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप सारे के सारे नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये वीडियो जो बनाई जा रही है वो सिर्फ आपका रिविजन कराने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, डेट शीट आ गई है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो हम लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बेसिक स्ट्रक्चर की। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, नेम से देखते हैं। यहाँ पे जो CAR है उसका CARB है, इसका मतलब है कार्बन। ठीक है, O का मतलब होता है ऑक्सीजन और HY का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोलाइसिस से ये डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो प्लांट से क्या होते हैं, प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर हमारा स्टार्च हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये केमिकल एनर्जी के सोर्स होते हैं मेजर, जो कहाँ से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होता है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया शुगर और स्टार्च। नेक्स्ट है कि इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, C(H2O). ये सबसे ज्यादा MCQ क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो इसकी फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर टू कॉमन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि स्टार्च और सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कॉमन पार्ट है या फिर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, भले ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको इसमें कोई भी रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसा समझा दूंगी कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, 4 टाइप से क्लासिफाई होता है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। यानी कि आपको याद रखना है कि 4 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है। अब ये जो मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स है, ओलिगोसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स है, इसमें कोई भी रट्टाफिकेशन करने वाली बात नहीं है। ये अपने नाम को, अपने नेम से ये डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे मोनोसेकेराइड्स, ये जो है 2 टर्म से मिलकर बना है, मोनो से और सेकेराइड्स के। सेकेराइड्स का मतलब आपको पता होगा शुगर, और मोनो का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो यानी कि जिस मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल्स होगा शुगर का, 1 मॉइटी होगी शुगर की, उसको क्या बोलोगे, मोनोसेकेराइड्स बोलोगे। और मोनोसेकेराइड्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, एल्डोज और कीटोज। ठीक है, जिसका बेसिक एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो यानी कि अगर सपोज करो मैं आपको कोई अननोन सैंपल देती हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मोनोसेकेराइड्स में आता है या डाइसेकेराइड्स में आता है या ओलिगोसेकेराइड्स में आता है, तो सिंपल आपको करना क्या है, उनका आपको जनरल फॉर्मूला पता होना होगा, पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो भी मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मूला होगा, जो हम आगे अभी बात करने वाले हैं कि मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी कंपाउंड को कि वो मोनोसेकेराइड्स में आता है या डाइसेकेराइड्स में आता है या ओलिगो में आता है या पॉलीसेकेराइड्स में आता है। तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो मैंने आपको कोई अननोन सैंपल दिया, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो किस में रखोगे, मोनोसेकेराइड के जनरल फॉर्मूला में आप उसको अटैच करोगे। और अगर उसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल्स निकलता है तो डेफिनेटली सी बात है मोनोसेकेराइड्स तो आपका कंपाउंड होगा। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स का। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, तो यानी कि जिस मॉलिक्यूल्स में, जिस कंपाउंड में 2 मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होंगे उसको आप क्या बोलोगे, डाइसेकेराइड्स बोलोगे। अब डाइसेकेराइड्स फर्दर डिवाइड हो
जाता है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग में, ठीक है, जिसमें क्या होता है एग्जाम्पल लैक्टोज माल्टोज किसका है, रिड्यूसिंग का है, और नॉन रिड्यूसिंग का कौन सा है, सुक्रोज है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। तो 2 तक तो हमारे यहाँ पे आ गए थे। अब ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 से लेके 10 तक, ठीक है, कितना 2 से लेके 10 तक के मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है मोनोसेकेराइड्स, जिसका एग्जाम्पल है मेल्टोट्रायोज, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल इसका ये रहने वाला है। डेफिनेशन कैसे बनेगी, जैसा कंपाउंड जिसमें 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है ओलिगोसेकेराइड्स। नेक्स्ट हमारा है पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे का मतलब यहाँ पे 10 तक तो यहाँ पे आ गए थे, 10 से ज्यादा, ठीक है, 10 से कितना ज्यादा अगर होता है तो वो किस में आएगा, आपका पॉलीसेकेराइड्स में। अगर ऐसा कंपाउंड आपको मिलता है जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं तो वो आप किस में रखोगे, पॉलीसेकेराइड्स में रखोगे। पॉलीसेकेराइड्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, होमो और हेट्रो। तो होमो का मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, और हेट्रो का मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर देन 1, ठीक है। होमो में क्या होगा, एक होगा, और हेट्रो में क्या होगा, एक से ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स, उसको क्या बोलोगे, हेट्रो। कैसे याद रख सकते हो, होमो आप कर सकते हो होम से, और होम क्या होता है, होम घर, घर मतलब सबका एक ही होता है, ठीक है। तो ये याद करने की ट्रिक है, होमो का मतलब होम, और होम जो होता है वो सबका एक ही होता है। तो होमो में कौन कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, 1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, हेट्रो में मोर देन 1, ठीक है। तो होमो का जो बेसिक एग्जांपल है वो है स्टार्च और सेल्यूलोज, बहुत ज्यादा कॉमन नेम है, आपने हर बार इसको सुना होगा, स्टार सेल्यूलोज। तो किस में आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के कौन से पार्ट में आते हैं, होमो में आते हैं। हेट्रो में क्या है, हिपैरिन, हिपैरिन किसका एग्जांपल है, हेट्रो, यानी कि इसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोनोसेकेराइड की डेफिनेशन है। मोनोसेकेराइड की डेफिनेशन इसमें कोई अलग नहीं है, वही बात है जो हम पीछे अभी क्लासिफिकेशन में फ्लो चार्ट में पढ़ के आए, बस इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया गया है। आपको वही चीज याद रखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज आपको यहाँ पे शो हो रही है आपको उसी में ही लिखना है, बस आपको समझ आ जाना चाहिए, फिर बाकी आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होते हैं जो सिंपली जब कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते, ठीक है, उसको बोला जाता है मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स कौन से हैं, जो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते सिंपल कंपाउंड में, उसको क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आपको मेंशन करना है कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनके पास 1 शुगर मॉलिक्यूल्स रहता है, यानी कि शुगर का मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, 1। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, और सेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर इनके पास क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि इसमें क्या रहता है, ये जो मोनोसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड रहता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल शो हो रही है जिसमें हमने प्रेजेंट किया है नंबर ऑफ एटम, नेम और एग्जाम्पल। देखो आपने ये आईपीएससी नेम में भी पढ़ा होगा, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राइओज, ट्राई बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, और 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा, ठीक है। और हमें क्या करना है, मोनोसेकेराइड्स में क्या होता है, जनरल इसमें होता है ओज लगा रहता है लास्ट में, ओ एस और ई, ठीक है। तो ये क्या लगा रहता है, लास्ट में ओज लगा रहता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कार्बन एटम कितने होंगे, 3 होंगे, एटम्स कितने होंगे, 3 होंगे, तो उसको क्या बोलोगे, ट्राइओज। एग्जाम्पल क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ये किसके एग्जाम्पल है, मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है 4, यानी कि टेट्रोज, टेट्रोज का एग्जाम्पल क्या है, इरिथ्रोज। 5th यानी कि 5 को क्या बोलोगे, पेंटोज, पेंटोज के एग्जाम्पल क्या है, राइबोलोज, ठीक है, सेल्यूलोज और राइबोज। नेक्स्ट आता है 6 को क्या बोलोगे, हेक्सोज, इसमें क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये इसके एग्जांपल है। 7 को क्या बोलोगे, हेप्टा, हेप्टोज, तो इसमें आते हैं ग्लूकोहेप्टोज, गैलेक्टोहेप्टोज और सैडोहेप्टोज। तो ये बेसिक एग्जांपल थे, आप इसमें से 2-3 एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं, एग्जांपल आप दे सकते हैं, या फिर ऐसे टेबल बना के भी आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले पे ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के और गैलेक्टोज के, ठीक है। तो पहले हम बात करने वाले केमिकल फॉर्मूला की।
तो ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है और गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इसमें कितने कार्बन है, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तो अगर आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इसमें कितने कार्बन है, 6, और 6 को क्या बोलते थे, हेक्सोस। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी के कंपाउंड है, हेक्सोस कैटेगरी के कंपाउंड है, जो मैंने आपको पिछले टेबल में भी आपको बताया था कि हेक्सोस का मतलब होता है कार्बन 6। ठीक है, तो ये कौन से किसके हुए पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है मोनोसेकेराइड्स के, एल्डोज एंड कीटोज। ठीक है, तो ये किसके हैं, एल्डोज के हैं। हेक्सोस कैटेगरी में आते हैं। हेक्सोस में क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है, 12H है इसमें और 6 है, तो ये किस में आएंगे, हेक्सोस में आएंगे। यहाँ पे भी फ्रक्टोज का जो ओपन स्ट्रक्चर आपको शो हुआ है, यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल से, 6 हैं, 6 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है। केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा ग्लूकोज, बट स्ट्रक्चर चेंज होगा। गैलेक्टोज की मैं बात करती हूँ तो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो यहाँ पे जो आपको तीनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, गैलेक्टोज के। केमिकल फॉर्मूला भी आपको मेंशन करना है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6। नेक्स्ट हमारा आता है डाइसेकेराइड, नेम से डिफाइन हो रहा है, जिसमें मोनोसेकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, उसको क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड्स। ठीक है, तो ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 2 मोनोमेरिक यूनिट देते हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद, उसको क्या बोला जाता है, डाइसेकेराइड्स। आप एक डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ये वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं, मोनोसेकेराइड्स के 2 यूनिट देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डाइसेकेराइड्स। एग्जांपल की बात करूं तो मैल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज किस में आते हैं, डाइसेकेराइड्स में आते हैं। हमें कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो डाइसेकेराइड्स में आते हैं, तो जब हमने इनको ओपन स्ट्रक्चर, मैल्टोज का ओपन स्ट्रक्चर देखा, सुक्रोज का ओपन स्ट्रक्चर देखा, लैक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर देखा, तब हमें पता चला जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या देते हैं, 2 मोनोमेरिक यूनिट दे रहे थे, जिसकी वजह से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन से हैं, डाइसेकेराइड्स है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 2 टाइप से क्लासिफाइड होता है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ए रिड्यूसिंग शुगर इज ए शुगर दैट हैज ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, यानी कि एक टाइप की ऐसी शुगर होती है जिसके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लैक्टोज और मैल्टोज। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसके जस्ट अपोजिट होती है, ये वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते। उसमें एग्जांपल क्या है, सुक्रोज क्या बोला जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको याद रखना है, रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते। एग्जांपल क्या है, सुक्रोज। अब इस पर्टिकुलर डिस्प्ले पे स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, ओपन स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है मैल्टोज का, लैक्टोज का और सुक्रोज का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये किसके हैं, मैल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के ओपन स्ट्रक्चर है। जब आप इनको हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है, ब्रेक डाउन करोगे, तो इसमें क्या है, 2 मोनोमेरिक यूनिट आपको शो होंगी। ठीक है, लैक्टोज की आपको यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, आपको 2, यानी कि हमारा क्या है, 2 मोनोमेरिक यूनिट हमें शो रहे, इसीलिए हमने इसको क्या रखा है, डाइसेकेराइड्स में रखा है। जो मैल्टोज और जो लैक्टोज होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है, जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है। क्यों है, क्योंकि मैल्टोज और लैक्टोज में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जबकि सुक्रोज में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल केमिस्ट्री जैसे, इसमें भी आपको स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है। तो जितने भी यहाँ पे कंपाउंड आते हैं उनका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आप लोग बनाते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में भी आपको बनाना है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है कार्बोहाइड्रेट की, ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने पर कितने मॉलिक्यूल्स देते हैं, मोनोसेकेराइड्स के 3 to 10 मॉलिक्यूल्स देते हैं, मोनोसेकेराइड्स के आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से हैं, रेफिनोज है, मेल्टोट्रायोज है, ये क्या करते हैं, ये 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा है, ओलिगो
मोनोसेकेराइड्स में। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, रेफिनोज और मेल्टोट्राइओज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जिनमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या है, मेजर क्लास है बायोमोलिक्यूल्स की, जिसमें क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होती है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जिसमें सेवरल स्मॉलर मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, दीज कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स फंक्शन, ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स फंक्शन को ट्रीट करते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं एनर्जी के एनिमल सेल्स में, और कहाँ से फॉर्म होते हैं, प्लांट सेल से ये फॉर्म होते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो जैसे कि मैं अभी आपको पीछे भी बता चुकी हूँ क्लासिफिकेशन में, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है वन, यानी कि इसमें वन मोनोमेरिक यूनिट अरेंज होगी, या तो वो लॉन्ग चेन में अरेंज होगी, ब्रांच और अनब्रांच हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेशन निकल के आ जा सकती है कि होमोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब होता है जिसमें वन मोनोमेरिक यूनिट अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन, आइदर अनब्रांच हो सकती है या फिर ब्रांच भी हो सकती है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज इसके क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, ठीक है, जो कंटेन करते हैं लीवो एंड डेक्स्ट्रो को। जैसे यहाँ पे है डी फॉर क्या है, डेक्स्ट्रो। जब आप ओपन स्ट्रक्चर देखोगे तो आपने पढ़ा भी होगा, लीवो एंड डेक्स्ट्रो का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है डी जाइलोज, फिर है एल फॉर क्या है, लीवो एरेबिनोक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स हैं हेड्रो पॉलीसेकेराइड्स के। पॉलीमर कंटेनिंग होते हैं, पॉलीमर कंटेनिंग जैसे कि डी गैलेक्टोज हो गया, ठीक है, एल रैमनोज हो गया, यानी कि लीवो। एग्जांपल इनका क्या रहने वाला है, हिपैरिन। हिपैरिन किसका एग्जांपल है, हेड्रोपॉलीसेकेराइड्स का। अब हम बात करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च होता क्या है, तो ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के कंडेंसेशन के थ्रू फॉर्म होता है, जो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट और फ्रूट और सीड्स में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंडेबल होती है स्टार्च की कैपेसिटी, स्टार्च की रिएक्टिविटी पे, ये क्या होते हैं, डिपेंडेबल होती है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है वो कौन कौन से ग्रुप से मिलके बना होता है, पोली हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप से ये मिलके बना होता है, जो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ग्लूकोज मोनोमर्स का, ठीक है। ग्लूकोज की एक्टिविटी को भी ये फॉर्म करता है। उसके बाद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है वो कौन सी पोजीशन पे लगाता है, C2, C3 और कार्बन 6, यानी कि कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 6 पे ये अटैच रहता है, ठीक है। बट जहाँ पे ये फ्री फ्रॉम रहेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज से, ये क्या रहेगा, फ्री फ्रॉम रहेगा, यानी कि जब आप स्टार्च का ओपन स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पे दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद इसका जो पर्टिकुलर अटैचमेंट रहता है वो किससे रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से रहता है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उससे ये अटैच रहता है इंटायर द कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजन। केमिकल नेचर ग्लाइकोजन की अगर मैं बात करूं तो जो ग्लाइकोजन होते हैं वो लार्ज चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, एनिमल्स और फंगी में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका पर्टिकुलरली ये किसके डिस्कम्पोजिशन से होते हैं, जब आप वाटर के एक्शन को डिकम्पोज करते हो तो ये क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। प्लांट के ये फ्यूल सोर्स होते हैं, बट ये कहीं में एब्सेंस होते हैं, एनिमल में ये एब्सेंस होते हैं, यानी कि आपको प्लांट में दिखेंगे बट एनिमल्स में आपको नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपको यहाँ पे मेंशन करना है क्वालिटेटिव टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। यदि हम कार्बोहाइड्रेट को डिहाइड्रेट करते हैं तो ये क्या देता है, फ्यूरल और इट्स डेरिवेटिव ये देता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज करेंगे डिहाइड्रेट करने के लिए, यानी कि एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, एग्जांपल में क्या है, राइबोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, हमने इसको क्या किया, डिहाइड्रेट किया, किसकी प्रेजेंस में किया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में दिया, तो इसने हमें यहाँ पे क्या दिया, फ्यूरल हमें दिया, ठीक है। तो ये क्या है, डिहाइड्रेशन क्वालिटेटिव टेस्ट है। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन में आता है हमारा मॉलिस टेस्ट, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे करेगा, जब भी हम इस टेस्ट को करेंगे तो इसमें क्या होगा, फॉस्फोरल और उसके डेरिवेटिव्स हमें मिलेंगे आफ्टर द डिहाइड्रेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डिहाइड्रेशन करने पे आपको फॉस्फोरल और उसके डेरिवेटिव्स मिलेंगे, ठीक है। एनीपेंटेज के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये वॉयलेट कलर देते हैं और शो करता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है।
अब डेफिनेटली सी बात है, डिहाइड्रेशन की हेल्प से करेंगे। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम कौन सा यूज करने वाले हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मॉलिस टेस्ट में एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताइए, तो क्या होगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। नेक्स्ट इसमें आता है रिएक्शन ऑफ कार्बोनियल ग्रुप, जिसमें फर्स्ट टेस्ट आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट भी किसके लिए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, बट किस ग्रुप के लिए होते हैं? कार्बोनियल ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एल्केलाइन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं। जो कॉपर आयन होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और रेड प्रेसिपिटेट देते हैं कॉर्पस ऑक्साइड के लिए। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे ये जो रिएक्शन शो हो रही है ये है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या देगा? कॉर्पस ऑक्साइड को देगा। और कौन सा कलर देगा? रेड पीपीटी हमें यहाँ पे शो होगी कॉर्पस ऑक्साइड की। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है बारफोर टेस्ट। बारफोर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? रिड्यूसिंग मोनोशुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें क्या होता है, वीक एसिडिक की प्रेजेंस में मोनोसेकेराइड्स कॉपर आयन को रिड्यूस करते हैं और रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। जब रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस होते हैं कॉपर आयंस की प्रेजेंट में इन द फॉर्म ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन की हेल्प से, तो ये क्या करेंगी? रेड प्रेसिपिटेट देंगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओसोजोन। रिड्यूसिंग शुगर को जब हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिनाइल्ड्राजीन, तो ये येलो क्रिस्टल कंपाउंड बनाते हैं जिसको ओसोजोन का फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये आपको सिंथेसिस दिख रही है, डी ग्लूकोज और फिनाइल्ड्राजीन की अगर हम लोग क्या कराएंगे, आपस में सिंथेसिस कराएंगे, तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज देगा प्लस येलो क्रिस्टल की फॉर्म में हमें देगा। नेक्स्ट टेस्ट आता है म्यूसिक एसिड टेस्ट, जो आइडेंटिफाई करता है गैलेक्टोज और लैक्टोज के लिए इसको यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन में। गैलेक्टोज और लैक्टोज क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है? नाइट्रिक एसिड क्या करता है? गैलेक्टोसेकेराइड्स एसिड यानी कि म्यूसिक एसिड को देता है। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट क्या होता है? आयोडीन टेस्ट जो होता है वो स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है इन द फॉर्म ऑफ, और ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में होता है, बट ये क्या करते हैं? कलर को प्रोड्यूस करके अपना आइडेंटिफिकेशन बताता है। जैसे कि आप आयोडीन टेस्ट को किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हो, कौन सा कलर होगा और कौन सा वो पॉलीसेकेराइड्स कंपाउंड बताएगा, ये हम इस टेबल में देखेंगे। जैसे यहाँ पे है टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स और कलर विद आयोडीन, यानी कि जब कोई भी कंपाउंड आप आयोडीन के साथ मिलाते हो और अगर वो ब्लू कलर देता है तो इसका मतलब है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर वो ब्राउन कलर देता है तो इसका मतलब है उसमें डेक्स्ट्रीन प्रेजेंट है। अगर वो पिंक कलर देते हैं इसका मतलब है ग्लाइकोजन है। अगर वो डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं तो एमाइलोज है। अगर वो पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं तो एमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, तो ये क्या है? आयोडीन के साथ है। विद द हेल्प ऑफ कलर कॉम्बिनेशन हम बताएंगे कि कौन सा पॉलीसेकेराइड है। तो ये भी क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन करता है पर्टिकुलर कंपाउंड का। नेक्स्ट हमारा आता है डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो हमारी बॉडी में डिजीज कौन कौन सी हो सकती है उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के एबनॉर्मल होने पे हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस, नाम आपने सुना होगा डायबिटीज मेलाइटस का। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। जनरली इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया का क्या मतलब है? जिसमें ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है ड्यू टू द डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन सिक्रीशन और बोथ, यानी कि जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है ये भी क्या है? डायबिटीज मेलाइटस का पार्ट है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस में जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया कौन सी कंडीशन होती है? जिसमें ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो सकता है? या तो इंसुलिन के एक्शन के वजह से हो सकता है या फिर इंसुलिन सिक्रीशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। हो रहा किसकी वजह से? ये कंबाइन, ये हो रहा है पर्टिकुलरली एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो डायबिटीज जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया था जिसका मतलब है सिफोन, जिसका मतलब है इम्प्लाइज दैट ए लॉट ऑफ यूरिन इज मेड, यानी कि आपकी बॉडी में यूरिन का बहुत बनना। और सेकंड टर्म जो मेलाइटस है वो कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड से आया था जिसका मतलब है मेल, जिसका मतलब होता है हनी। ठीक है, तो यूरिन में हनी का मतलब क्या होता है? मीठा, शुगर।
ठीक है, तो जब यूरिन में हमारा शुगर प्रेजेंस होता है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप 1 डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज दो टाइप से होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? ये एक टाइप की डायबिटीज की कंडीशन होते हैं जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाती है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। बीटा सेल्स यानी कि पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है उनकी कमी की वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, सेकंड है ये एक टाइप की क्रोनिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, या तो पैनक्रियाज इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता या फिर लिटिल अमाउंट में करता है। सिम्टम्स की अगर बात करूं तो ये प्यास को बढ़ा देगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर देगा, हंगर यानी कि भूख और फैटिग्यू इसके क्या है सिम्टम्स है। नॉर्मल रेंज की अगर बात करूं तो 70 से 120 mg/dl इसकी नॉर्मल रेंज होती है, बट टाइप 1 डायबिटीज में ये 200 से ज्यादा हो जाएगी रेंज। सेकंड हमारा आता है टाइप 2 डायबिटीज। तो ये भी क्या है, एक टाइप की डायबिटीज की कंडीशन है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती है वो प्रॉपर मात्रा में क्या है इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कर पाती, यानी कि जितनी हमारी बॉडी को इंसुलिन चाहिए होता है उतना सिक्रीशन ये नहीं कर पाती। सिम्टम्स की बात करूं तो इंक्रीज थर्स्ट यानी कि प्यास बढ़ा देगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, भूख लगेगी, फैटिग्यू और ब्लर विजन यानी कि दिखना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिजीज आती है ग्लाइकोज यूरिया, ये क्या होता है, ये भी हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मल होने पे होती है। तो ग्लाइकोज यूरिया नेम से डिफाइन हो रहा है, यूरिया का मतलब होता है यूरिन और ग्लाइकोज का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कि जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस दिखती है तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, ये कब होगा, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का जो मेटाबोलाइज है वो अच्छे से नहीं होगा ड्यू टू द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टाइप की कंडीशन है व्हेन ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, ये एक टाइप की क्या है कंडीशन है जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं। अब ये कब होता है, तो ग्लाइकोज यूरिया अकर ड्यू टू एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने पे हमारा जो ग्लाइकोज यूरिया कंडीशन होती है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो वो जो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और उस कंडीशन को ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो प्रेगनेंसी में होता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ग्लाइकोज यूरिया होने के। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट डिजीज है गैलेक्टोसीमिया। अब गैलेक्टोसीमिया यानी कि पर्टिकुलर ये एक टाइप के एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है जिसका नाम है गैलेक्टोज 1 फोस्फेट ट्रांसफेरेज एंजाइम। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये पर्टिकुलर डिजीज होती है। इसमें होता क्या है कि ये जो गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैलेक्टोसीमिया कहते हैं। तो आप इस पे मेन पॉइंट लिख सकते हो कि इस कंडीशन में जो हमारा गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद ये कब होता है, डेफिनेटली सी बात है, अगर गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, मेटाबोलाइज्ड नहीं होगा, तो जो हमारे बॉडी में गैलेक्टोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा और यूरिन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, तो गैलेक्टोसीमिया एक कंडीशन है जो गैलेक्टोज के हाई गैलेक्टोज की हाई मूवमेंट की वजह से होता है, यानी कि जब आपकी बॉडी में अगर गैलेक्टोज का लेवल बढ़ जाता है तो गैलेक्टोसीमिया आपको हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स में है जॉइंडिस, हिपैटोस्प्लेनोमेगली। हिपैटोस्प्लेनोमेगली एक टाइप की कंडीशन है, डिजीज है जिसमें हमारा लीवर और स्प्लीन का जो साइज है इनलार्ज हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मेंटल कंडीशन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। नेम से डिफाइन हो रहा है, जब फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फ्रक्टोज का जो ब्रेकडाउन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे हेक्सोज शुगर फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या फ्रक्टोज है वो नॉर्मली मेटाबोलाइज्ड होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, CO2 प्रोवाइड करते हैं। बट जब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो जो फ्रक्टोज का डेवलपमेंट है ब्लड में वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, वो क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस डिजीज हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि ये पर्टिकुलरली तब होता है जब हमारे जो इंटेस्टाइन के सरफेस पे जो सेल्स होते हैं वो फ्रक्टोज का ब्रेकडाउन करने में असमर्थ हो जाती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से फ्रक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं कर पाती, उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रक्टोज इंटॉलरेंस।
नेक्स्ट इसमें डिजीज आती है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। नेम से डिफाइन हो रहा है जब ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्ब हो जाएगा, एबनॉर्मलिटीज को जो हो जाएगी, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है वो नहीं हो पाती और ये जो है ये ग्लाइकोज स्टोरेज डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मेनली प्रॉपर जो सोर्स होता है वो ग्लाइकोजन जो सोर्स होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, एक एंजाइम की वजह से ये क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता और कौन सी डिजीज होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो जाती है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर होता रहता है, प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। नेक्स्ट इसमें आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या है, जो शुगर लेवल है वो लो हो जाएगा, मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोकेमिकल इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये एनर्जी के सोर्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी में ये प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे तो एनर्जी लॉस हो सकती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आर इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि ग्लूकोज और लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन, हिपेरिन, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी होते हैं। सेकंड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, एनर्जी को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को बनाने में भी इनका यूज होता है, जैसे कि ग्लूकोज, मैल्टोज, अल्कोहल और एसिड। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस चैप्टर से रिलेटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज पॉलीसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लाइकोज यूरिया एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप एक बार इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया, ओवरऑल डन हो चुका है। पॉलीसेकेराइड्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ, डाइसेकेराइड्स के। तो आप अब इस वीडियो के बाद आप खुद से इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया और कितना आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर थर्ड की, जिसमें हमें पढ़ना है प्रोटीन के बारे में, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, सॉल्युबिलिटी विद एग्जांपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें बात करनी है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, डिजीज रिलेटेड टू मालन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो पर्टिकुलर नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड की, जिसमें हमें पढ़ना है प्रोटीन और एमिनो एसिड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज देन आस्क मी इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच।